एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। एनसीईआरटी कंक्लूजन में कल अपन लास्ट क्लास कहाँ पे एंड करके आए थे, पढ़ रहे थे पादपों में जनन के बारे में, जहाँ पे अपन ने सबसे पहले जनन को डिफाइन करा, फिर अपन ने पादपों में जनन अंग को डिफाइन करा, कायिक अंगों को डिफाइन करा। उसी सीरीज में अपन आगे बढ़ते बढ़ते अपन कहाँ पहुंच गए थे, जनन दो प्रकार से हो सकता है। अलैंगिक जनन के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दी, परिभाषा लिखाई विद प्रॉपर नोट्स के साथ, ठीक है। और फिर अलैंगिक जनन के ये चार उदाहरण कौन से हो सकते हैं, कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन और बीजाणु निर्माण। यह चारों आज आपको इसलिए लिखाए गए हैं कि कल का आपको याद रहे, क्योंकि यह चारों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन के बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, लैंगिक जनन के बारे में आज अपन पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए लिखने का सिलसिला चालू करते हैं। और आज का हमारा टॉपिक है लैंगिक जनन, ठीक है। और लैंगिक जनन पादपों में लैंगिक जनन, ठीक है। पहली लाइन लिखते हैं अपन, जो कल आपको पढ़ा दी गई थी, पुष्प पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे, कल आपको बताया था नर जनन अंग। पुष्प में केवल एक नर जनन अंग हो सकता है, पुष्प में केवल एक क्या हो सकता है, मादा जनन अंग हो सकता है, या एक ही पुष्प में क्या हो सकता है, नर जनन अंग भी हो सकता है और मादा जनन अंग भी हो सकता है। तो आज का हमारा टॉपिक लैंगिक जनन। देखिए आप सभी ने पहली लाइन लिखी है, पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन आगे, नर जनन अंग तो क्या कहते हैं और मादा जनन अंग को क्या कहते हैं। तो लिखिए, नर जनन अंग क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है, पुंकेसर कहलाता है। और मादा जनन अंग स्त्री केसर कहलाता है, ठीक है। नाम याद करने में आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल। तो लैंगिक जनन सबसे पहले पुष्प पादप के जनन अंग होते हैं। कल हमने आपको बताया था पुष्प में केवल एक नर जनन अंग हो सकता है, एक मादा जनन अंग हो सकता है, या दोनों एक ही पुष्प में हो सकते हैं, नर भी और मादा भी, ठीक है। तो नर जनन अंग को अपने उसका नाम भी बताया आपको, क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। और क्या, और मादा जनन अंग को स्त्री केसर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब बात करेंगे, देखो अपन पुष्प की ही बारे में बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले पुष्प, ये मैं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं आपको लिखाऊंगा ना, वह आप लिखना। तो पुष्प भी क्या हो सकते हैं, दो प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक लिंगी और द्विलिंगी। एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एक लिंगी पुष्प। सबसे पहले आप हेडिंग डालिए एक लिंगी पुष्प। केवल एक लिंगी पुष्पों में केवल या तो एक पुंकेसर होगा या एक स्त्री केसर होगा। केवल एक पुंकेसर और एक स्त्री केसर, ठीक है। या तो पुंकेसर मिलेगा या स्त्री केसर मिलेगा, और वो भी केवल एक। वह क्या कहलाते हैं, एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लिखिए मक्का, पपीता। उदाहरण लिखिए आप, मक्का, पपीता। और एग्जांपल लिखिए, ककड़ी, खीरा। और ये एग्जांपल सारे इंपॉर्टेंट है। इस बात का मैंने आपको पहले भी कहा है, एनसीईआरटी के जितने भी एग्जांपल है वही मैं आपको लिखा के लाता हूँ पर्टिकुलर, तो आप इनको ध्यान रखेंगे। तो अपन ने सबसे पहले क्या लिखा, एक लिंगी पुष्प के बारे में लिखा डेफिनेशन, फिर उसके एग्जांपल आपको बता दिए गए हैं, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट लगाइए आप, द्विलिंगी पुष्प। दूसरा पॉइंट लगाइए, जिन पुष्पों में पुंकेसर पुंकेसर और स्त्री केसर क्या होते हैं, दोनों होते हैं, क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। लिखिए, उदाहरण में लिखिए आप, गुलाब, सरसों, और एक वर्ड आएगा पिटानियों के, नियो पिटानियों के पौधे।
यह किसका उदाहरण होते हैं? यह द्विलिंगी पुष्प के उदाहरण होते हैं। यह नाम आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यह अलग है। तो पहला अपन ने पढ़ा गुलाब, दूसरा अपन ने पढ़ा सरसों, और तीसरा लिखिए आप पिटूनिया के पौधे। क्या होते हैं? पिटानिया, या इसको एक वर्ड और लिखिए पिटूनिया, पिटूनिया के पौधे। ठीक है, तो सबसे पहले आज की चर्चा को अपन ने कहां से चालू किया था? लैंगिक जनन से। फिर अपन ने अगली लाइन क्या लिखी थी? पुष्प पादप के जनन होते हैं नर जननम पुंकेसर, मादा जननम स्त्रीकेसर। फिर अपन ने आगे बात चर्चा कहां पे रखी? पुष्प पे रख रहे हैं। पुष्प दो प्रकार के, एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प में केवल या तो एक स्त्रीकेसर होगा या एक पुंकेसर होगा, केवल एक होगा, जो भी होगा। एग्जांपल मक्का, पपीता, ककड़ी, खीरा। ठीक है। फिर अपन ने पढ़ा द्विलिंगी पुष्प, जिनमें पुंकेसर भी होगा और स्त्रीकेसर भी होगा। एग्जांपल अपन ने पढ़ा गुलाब, सरसों और पिटूनिया के पौधे। ठीक है, यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके होंगे, बिल्कुल चीजें समझ में भी आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं अपन, और लिखिए अब बात करेंगे अपन नर युग्मक और मादा युग्मक कैसे, कहां। तो आइए, बिल्कुल आपको जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है ना, और जिस लेवल पे पढ़ाया जा रहा है, विश्वास रखिए मजा भी आएगा और समझ में भी आपको बहुत अच्छी तरह आएगा। देखो, बात करेंगे आगे। तो अब अपन समझ चुके हैं पुंकेसर क्या होता है। पुंकेसर क्या होता है? नर जनन अंग होता है। तो पुंकेसर नर जनन क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर में क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पराग कण पाए जाते हैं, जो क्या होते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? नर युग्मक बनाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या होता है, मैं आपको ग्राफ इसलिए बताता हूं जिससे आपको यह चीजें याद रहे एग्जाम्पल में। लिखने का लाइन अलग होगी, वह मैं आपको लिखाता हूं, लिखिए आप। पुंकेसर में परागकण होते हैं, वही लाइन लिखाई गई है। पुंकेसर में परागकण होते हैं जो नर युग्मक को बनाते हैं। पुंकेसर में परागकण होते हैं, तो पुंकेसर में उपस्थित कौन होते हैं? परागकण होते हैं, जो किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है नर युग्मक के बारे में। अब लिखिए आप मादा। प्रश्न अपन ने क्या पढ़ा था? स्त्री के शब्द। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। मादा में अपन ने क्या पढ़ा था? स्त्री के शब्द। और इसमें क्या उपस्थित होता है? इसमें क्या उपस्थित होता है? यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाम लिखिए आप, वर्तिका। यह वर्तिकाग्र। नाम लिखिए आप, वर्तिका या वर्तिकाग्र। ठीक है, वर्तिका या वर्तिकाग्र और अंडाशय। ठीक है, जहां तक की बातें क्लियर हो चुकी है। और यह काय का निर्माण करते हैं? यह काय का निर्माण करते हैं? यह मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। काय का निर्माण करते हैं? मादा युग्मक का निर्माण करते हैं। ठीक है, अंडाशय में, अंडाशय में क्या पाया जाएगा? एक से अधिक क्या पाया जाएगा? बीजांड पाया जाएगा। और यह सारा मिला के किसका निर्माण कर देंगे? मादा युग्मक का निर्माण कर देते हैं। किसका निर्माण कर देते हैं? मादा युग्मक का निर्माण कहाँ होता है? बीजांड में होता है। तो सबसे पहले देखो अपन ने क्या पढ़ा? नर। नर में क्या? नर जनन क्या है? पुंकेसर है। फिर अपन ने पढ़ा इसमें उपस्थित कौन है? परागकण है। कौन है? परागकण। परागकण किसका निर्माण करते हैं? नर युग्मक का निर्माण करते हैं। फिर अपन ने पढ़ा मादा। मादा मतलब स्त्री। मादा जनन क्या है? स्त्रीकेसर। स्त्रीकेसर में उपस्थित वर्तिका, वर्तिकाग्र और अंडाशय। तीनों नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और यह देखो, अंडाशय में क्या उपस्थित हो सकता है? बीजांड उपस्थित हो सकता है, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। और अंडा जो मादा युग्मक का निर्माण होता है ना, वह किसमें होता है? बीजांड में होता है। तो यह नर युग्मक और मादा युग्मक, यही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी से आपको आगे का प्रोसेस समझ में आएगा। क्योंकि जाट में आपको ऐसे बोलूंगा परागकण वर्तिकाग्र पे, वर्तिका पे, तो आपको यह चीजें समझ में आनी चाहिए कि परागकण किससे संबंधित है? पुंकेसर से संबंधित है। और वर्तिका या वर्तिकाग्र स्त्रीकेसर से संबंधित है। ठीक है, लिखिए अब बात करेंगे लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से। तो देखो, इसको थोड़ा अच्छे से बिल्कुल यहाँ पे आप लिखिए नर युग्मक।
यहाँ पे आप लिखिए मादा युग्मक। तो नर युग्मक मादा युग्मक मिलके दोनों के युग्मन से क्या बनता है, युग्मनस्बंध का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, युग्मनस का निर्माण होता है। ये वाली लाइन आप लिखिए। देखिए लैंगिक जनन में नर तथा मादा युग्मकों के युग्मन से युग्मनस का निर्माण होता है या बनता है। ठीक है, अब बात करेंगे अपन परागण। हेडिंग डालिए आप, परागण। परागण, सबसे पहले परागण की लाइन लिखिए आप, जल्दी जल्दी लिखिए। पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। पहले लिख लीजिए, समझा रहा हूं मैं भी 1 मिनट में आपको। देखिए पराग कणों का पराग कोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण क्या कहलाता है, परागण कहलाता है। इसमें क्या बताया गया है, जैसे मैंने आपको क्या बताया था, परागकण कहाँ उपस्थित होंगे, पराग कोश में होंगे। ठीक है, पराग कणों का किस पे स्थानांतरण, वर्तिकाग्र पे स्थानांतरण। तो परागकण किससे संबंधित है, यह पुंकेसर से संबंधित है। वर्तिकाग्र किससे संबंधित है, स्त्री केसर से संबंधित है। तो नर युग्मकों का मादा युग्मकों पे युग्मन, नर का मादा पे युग्मन क्या कहलाता है, युग्मनस का निर्माण करता है। और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, यह प्रोसेस परागण कहलाता है। ठीक है, अब परागण दो प्रकार के हो जाएंगे, कौन कौन से लिखिए। एक तो होगा स्वपरागण और एक होगा परपरागण। स्वपरागण और परपरागण। स्वपरागण में क्या होगा समझिए, स्वपरागण में क्या होगा, देखो जो यदि परागण उसी पुष्प पर गिरता है, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है, पॉइंट लिखिए, यदि परागण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिरता है तो क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। और परपरागण क्या होता है, यदि परागकण उसी पादप के किसी अन्य पुष्प पे जाके गिरता है, यदि परागकण उसी ही पादप के किसी अन्य पुष्प पे जाके गिरता है तो क्या कहलाते हैं, परपरागण कहलाता है। तो स्वपरागण आप क्या समझे, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। तो यह अपन ने बना दिया एक फूल, यह अपन ने बना दिया एक फूल। ठीक है, ये प्लांट में लग रहा है। ठीक है, आप समझ जाना, ये बना दिया अपन ने दूसरा फूल। ठीक है, ये नीचे डाल है इनकी, उस पे उग रहे हैं। ठीक है, तो देखो क्या होगा, स्वपरागण में क्या होगा, परागकण होगा ना जो इसी पे ऊपर आके गिर जाएगा, इसी के काई पे वर्तिकाग्र पे आके गिर जाएगा। ठीक है, तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा स्वपरागण। और लेकिन परपरागण में क्या होगा, इसका परागकण इसके क्या होगा, दूसरे किसी उसी पादप के अन्य पुष्प पे क्या वर्तिकाग्र पे जाकर स्थानांतरित होगा। तो यह काय का उदाहरण हो जाएगा, परपरागण का। तो स्वपरागण और परपरागण दोनों क्लियर हो चुके हैं, जल्दी बताइए, क्लियर हो चुके हैं। आइए अब लिखेंगे निषेचन। निषेचन की परिभाषा लिखिए आप जल्दी फटाफट। नर और मादा युग्मकों के युग्मन से बनी कोशिका, नर युग्मक और मादा युग्मक के युग्मनों से बनी कोशिका क्या है, युग्मनज है। क्या है, युग्मनज है। ठीक है, युग्मनज कहलाती है। और युग्मनज बनाने के लिए युग्मनज बनाने के लिए नर युग्मक और मादा युग्मक द्वारा जो जो प्रोसेस या प्रक्रम किया जाता है उसी को क्या कहा जाता है, उसी को निषेचन कहा जाता है। तो निषेचन से तात्पर्य क्या है, युग्मनज का निर्माण। युग्मनज का निर्माण क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। लास्ट पॉइंट देखिए, युग्मनज में क्या विकसित होता है, तो आपसे पूछ सकता है भ्रूण कहाँ विकसित होता है, भ्रूण युग्मनज में विकसित होता है। तो आज अपने लैंगिक जन्म को बिल्कुल डीप में जाके पढ़ने का, समझने का बिल्कुल प्रयास करा। बहुत सारी चीजें आपको बताई गई है, बिल्कुल जो बोला है उसको ढंग से आप लिख ले हुए, क्योंकि समझाने का ज्यादा था, लिखवाने का भी बहुत ज्यादा था। ऐसे आपको प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक करिए। थोड़ा सा प्रोसेस बताया 10 मिनट का, जो लास्ट है एनसीईआरटी का कुछ बताया गया है उसमें, वो आपको कल बता दिया जाएगा। ऐसे चैनल को प्यार देते रहिए, लाइक शेयर कमेंट अधिक से अधिक। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।